नमस्कार, आपके साथ मैं नेहा आनंद लेकर हाजिर हूं खबर जालिसा। एक ऐसा बुलेटिन जहां एक ही जगह आपको मिलती हैं दिन भर की सारी खबरें, वो भी फटाफट। शुरुआत होगी कारोबार जगत की खबरों के साथ, फिर रुख करेंगे राजनीति का। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में होंगी राज्यों से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ दुनिया जहान का पूरा हाल। तो आइए शुरू करते हैं आज की खबर जालिसा। बेहतर ग्लोबल संकेतों के चलते कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में शानदार तेजी रही। बाजार की तेजी को रियल्टी, आईटी, ऑटो शेयर्स का सपोर्ट मिला। आज की तेजी में सभी सेक्टर्स ने योगदान दिया। कारोबार के दौरान बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने रिकॉर्ड हाई छुआ। मिड कैप 23,342 और स्मॉल कैप 27,106 के रिकॉर्ड हाई के स्तर को छूने में कामयाब रहा। कारोबार के अंत में निफ्टी 122 अंक की बढ़त के साथ 15,885 के स्तर पर बंद हुआ, तो सेंसेक्स भी 364 अंक चढ़कर बंद हुआ। बाजार को आज रियल्टी, आईटी और ऑटो सेक्टर्स में खरीदारी का सहारा मिला। आज निफ्टी के सभी सेक्टोरल इंडेक्स बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहे। सबसे अधिक 4.79% की बढ़ोतरी आज निफ्टी रियल्टी में देखने को मिली। निफ्टी बैंक में 0.36% की तेजी दिखी और ये मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स में टाइटन का शेयर तकरीबन 3.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ। इसी तरह एक्सिस बैंक के शेयर में भी 2% की बढ़ोतरी देखने को मिली। वहीं टाटा स्टील का शेयर तकरीबन 1.25% गिरकर बंद हुआ। एचडीएफसी लिमिटेड का अप्रैल जून तिमाही में मुनाफा 3,000 करोड़ रुपए रहा है। साल भर पहले इसी दौरान में 3,052 करोड़ रुपए था, जबकि मार्च तिमाही में कंपनी को 3,180 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। एचडीएफसी का ब्याज से कमाई यानी कि एनआईआई सालाना आधार पर 22% बढ़कर 4,147 करोड़ रुपए रही है। पिछले साल कंपनी की एनआईआई 3,392 करोड़ रुपए थी। कंपनी की आय 11,663 करोड़ रुपए रही है, जो साल भर पहले 13,017 करोड़ रुपए थी। 30 जून को खत्म पहली तिमाही तक कंपनी का एयूएम यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट 5,74,136 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी ग्रॉस एनपीए तिमाही आधार पर 1.98% से बढ़कर 2.24% पर पहुंच गया है। कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने के बाद कार मार्केट ने रफ्तार पकड़ ली है। मारुति सुजुकी ने जुलाई में पिछले साल में 50% ज्यादा गाड़ियां बेची हैं। मारुति ने जुलाई में कुल 1,62,000 गाड़ियां बेची। इसमें 1,36,500 गाड़ियां भारत में बेची गई हैं और 21,224 गाड़ियां एक्सपोर्ट की गई हैं। कंपनी ने जुलाई 2020 में 1,09,000 कारें बेची थी। टाटा मोटर्स की बिक्री भी पिछले महीने के मुकाबले 19% बढ़ी है। उधर होंडा ने कारों की डोमेस्टिक सेल्स का 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर है। जून में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में गिरावट के बाद जुलाई में काफी सुधार देखने को मिला है। लॉकडाउन के चलते आईएचएस मार्केटिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी कि पीएमआई जून में गिरकर 48.1 पर आ गया था। अब ये जुलाई में बढ़कर 55.3 पर पहुंच गया है। सूचकांक में 50 से ऊपर होने का मतलब ग्रोथ, जबकि नीचे होना डीग्रोथ की निशानी है, यानी कि उत्पादन गतिविधियों में गिरावट देखने को मिली। पीएमआई में बढ़ोतरी से दूसरे क्षेत्रों में भी सुधार आने की पुष्टि है। जुलाई में जीएसटी कलेक्शन 1,16,000 रुपए हो गया है। जून में जीएसटी कलेक्शन पिछले 8 महीने में पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए के नीचे आ गया था। एजीआर मामले में वोडाफोन आइडिया जल्दी सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करने वाली है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एआरजी बकाये पर राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करने की तैयारी हो रही है। पिछले साल के फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए टेलीकॉम कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। वोडाफोन आइडिया को एजीआर बकाये के तौर पर कुल 58,400 करोड़ रुपए चुकाने थे, जिसमें से कंपनी अभी तक 7,854 करोड़ रुपए दे चुकी है। लेकिन कंपनी का कहना है कि उसके कैलकुलेशन के मुताबिक उसे सिर्फ 21,533 करोड़ रुपए ही देने हैं। ऑनलाइन इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म पॉलिसी बाजार की पेरेंट कंपनी पीबी फिनटेक का जल्द ही आईपीओ आने वाला है। पीबी फिनटेक ने 6,000 करोड़ के आईपीओ के लिए सेबी के पास डीआरएचपी यानी कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल किया है। इशू के तहत 3,750 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि 2,267 करोड़ रुपए के शेयर ओएफएस के तहत इशू किए जाएंगे। प्रोस्पेक्टस के मुताबिक सॉफ्ट बैंक ग्रुप में निवेश वाली ये स्टार्टअप कंपनी 750 करोड़ रुपए के शेयरों का प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब है कि शेयर को खुले बाजार में बिक्री के बजाय निश्चित निवेशकों को ही उसकी बिक्री करना। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज ई वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम ई रूपी को लॉन्च किया है। इस प्रीपेड वाउचर सिस्टम को एनपीसीआई ने डेवलप किया है। इसके जरिए कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट हो सकेगा। ये क्यूआर कोड या एसएमएस बेस्ड ई वाउचर है, जिसे सीधे लाभार्थी के मोबाइल पर भेजा जाता है। इस वन टाइम पेमेंट सर्विस में यूजर्स बिना कार्ड, पेमेंट ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के वाउचर को रिडीम कर सकेंगे। इसमें यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि लेन देन पूरा होने के बाद ही सर्विस प्रोवाइडर को भुगतान किया जाए। आज देश डिजिटल गवर्नेंस को एक नया आयाम दे रहा है। ई रूपी वाउचर
देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को, डीबीटी को और प्रभावी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। जिस मकसद से कोई मदद या कोई बेनिफिट दिया जा रहा है वो उसी के लिए प्रयोग होगा, ये ई रूपी सुनिश्चित करने वाला है। तो सरकारी बैंकों का निजीकरण मौजूदा वित्त वर्ष में संभव नहीं हो पाएगा। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग के मुताबिक सरकार इसे अगले साल के लिए टाल रही है। बैंकों के निजीकरण को लेकर संसद से मंजूरी की दिशा में सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेटाइजेशन को लेकर वित्त मंत्रालय ने अभी तक अंतिम तौर तरीके को फाइनल नहीं किया है। सूत्रों के मुताबिक कोरोना महामारी के कारण निजीकरण और विनिवेश की तैयारी ठंडे बस्ते में जा सकती है। 1 फरवरी को बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि चालू वित्त वर्ष में 2 सरकारी बैंकों और 1 इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण किया जाएगा। देश के सबसे प्रमुख ऑटोमोबाइल शो ऑटो एक्सपो 2022 को स्थगित कर दिया गया है। अगले साल ग्रेटर नोएडा में होने वाले शो को कोरोना की वजह से टाल दिया गया है। महामारी की तीसरी लहर की आशंका को लेकर ऑटो इंडस्ट्री संगठन सीएम ने यह फैसला लिया है। आपको बता दें कि हर 2 साल पर होने वाला यह ऑटो शो अंतिम बार फरवरी 2020 में हुआ था। 2020 में ऑटो एक्सपो में 6 लाख से ज्यादा लोग आए थे। इसमें करीब 70 प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया था, उसे दिखाया गया था। 108 एग्जिबिटर्स ने 352 प्रोडक्ट्स पेश किए थे।